प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं 12th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत। इस चैप्टर को धातु कर्म के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में मेटालर्जी कहा जाता है। तो आज हम लोग का चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत, इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत। देखिए, तत्व जो होते हैं ये प्रायः दो अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं, एक मुक्त अवस्था और दूसरा संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था का मतलब अकेले। जो कम क्रियाशील तत्व हैं या जो बिल्कुल निष्क्रिय तत्व हैं, अक्रिय तत्व जो हैं, वे अकेले पाए जाते हैं, यानी मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि जो क्रियाशील तत्व हैं वे दूसरे तत्व के साथ संयुक्त होकर के, दूसरे तत्व के साथ जुड़ करके संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था ये कैसे पता चले? जैसे मान लीजिए हम कहें कि गोल्ड AU, यदि हम कहें कि AnSCl, तो कौन मुक्त अवस्था में? ये अकेले है तो ये मुक्त अवस्था में हो गया। और यहाँ पर सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, दो तत्व एक साथ जुड़े हुए हैं, तो कहा जाएगा सोडियम संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कॉपर है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, तो ये कौन अवस्था होगा? अब आप समझ गए होंगे, ये अकेले है यानी मुक्त अवस्था हो गया, और यहाँ पर कॉपर के साथ सल्फर और ऑक्सीजन है, तो ये संयुक्त अवस्था हो गया। तो तत्व प्रायः दो अवस्था में, दो रूपों में प्रकृति में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। जो कम क्रियाशील तत्व होते हैं या निष्क्रिय होते हैं वे मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और जो अधिक क्रियाशील होते हैं वे संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग नोट करते चले, नोट्स बनाते चले इसको। प्रकृति में तत्व दो अवस्था में पाए जाते हैं। पहला मुक्त अवस्था यानी फ्री स्टेट, और दूसरा संयुक्त अवस्था यानी कंबाइंड स्टेट। वे तत्व जो रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील या निष्क्रिय होते हैं, वे मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस निष्क्रिय गैसें, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, प्लेटिनम इत्यादि। वे तत्व जो रासायनिक रूप से अधिक क्रियाशील होते हैं, वे संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे
सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक एटसेट्रा, यानी इनको छोड़कर जितने भी तत्व होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि वे कौन से तत्व हैं जो मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाए जाते हैं। तो कॉपर तथा सिल्वर मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लें। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए खासकर वीडियो है। साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे, समझते भी चलेंगे। तो अभी हम लोग देखें कि तत्व मुख्य रूप से दो अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में कम क्रियाशील तत्व और अधिक क्रियाशील संयुक्त अवस्था में कॉपर और सिल्वर दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, जैसे पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो वह है ऑक्सीजन। उसी तरह पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला अधातु कौन है? तो वह ही ऑक्सीजन हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन अधातु है। तो पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व या सर्वाधिक पाया जाने वाला अधातु कौन है? ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह पृथ्वी की सतह पर द्वितीय सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो यह है सिलिकॉन। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु कौन है? तो वह है एल्यूमिनियम। ठीक है, पाया जाने वाला धातु कौन है? तो एल्यूमिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु कौन है? एल्यूमिनियम। तो जरा देखिए, ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वालों में ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन हो गया? ऑक्सीजन। सेकेंड हो गया सिलिकॉन, थर्ड हो गया एल्यूमिनियम। ध्यान दें, यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु है। इसको ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर तीसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला ये अधातु हो गया, दूसरा ये हो गया सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, और ये पहला सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, और तीसरा ये सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। ये तत्व का रेंकिंग है। लेकिन जब धातु अधातु की बात की जाए तो सर्वाधिक पाया जाने वाला ये धातु हो जाएगा। ये इसको इसके बारे में कह सकते हैं कि तीसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, या इसको सर्वाधिक पाया जाने वाला और सर्वाधिक
पाया जाने वाला धातु होगी। दोनों तरह से पूछा जा सकता है। पृथ्वी की सतह पर तीसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व एल्युमिनियम, या पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु तो एल्युमिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए, अभी हम लोग देखें कि तत्व जो है दो अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। हम लोगों को इस चैप्टर में धातुओं के निष्कर्षण के बारे में पढ़ना है। धातु कहाँ पाए जाते हैं? तो धातु पृथ्वी की सतह के नीचे खानों में पाए जाते हैं। खान आप लोग सुने होंगे। पृथ्वी की सतह के नीचे खानों में जो धातु के यौगिक पाए जाते हैं या जो पदार्थ पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको खनिज कहा जाता है। खनिज, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मिनरल। खान से प्राप्त होने वाले धातु के यौगिक खनिज कहलाते हैं। खान से प्राप्त होने वाले धातु के यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज। यानी खनिज कहाँ होता है? तो पृथ्वी की सतह के नीचे। ये खान कहाँ होते हैं? तो पृथ्वी की सतह के नीचे। अब पृथ्वी की सतह के नीचे से जो खनिज पाए जाते हैं, ये किसी भी धातु के अनेक खनिज हो सकते हैं। जैसे कॉपर के भी अनेक खनिज होते हैं, एल्युमिनियम के जैसे एल्युमिनियम खनिज बॉक्साइट होता है, कोरेंडम होता है, डायस्पोर होता है। तो बहुत सारे एक धातु के अनेक खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज से धातु हम लोग आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जिनसे धातु निकालने के लिए बहुत अधिक पैसे का खर्च करना पड़ता है, बहुत अधिक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी खनिज हैं जिनसे धातु कम खर्च में और आसानी से प्राप्त हो जाता है। वैसे खनिज को अयस्क कहा जाता है। तो अयस्क लिखेंगे। और वे खनिज जिनसे धातु कम खर्च में तथा आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, आप समझ गए खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। वैसे खनिज जिनसे धातु कम खर्च में और आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, वैसे खनिज को सिर्फ अयस्क कहा जाता है। सभी खनिज से धातु आसानी से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। कुछ ही खनिज ऐसे होते हैं जिनसे धातु आसानी से प्राप्त होते हैं, वैसे खनिज को क्या कहते हैं? अयस्क। तो सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वैसे खनिज जिनसे धातु आसानी से और कम खर्च में प्राप्त हो सके, वैसे ही खनिज को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो सभी अयस्क खनिज होंगे, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है सस्पेंशन रिटन टाइप क्वेश्चन में। क्या? कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं और सभी अयस्क खनिज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो खनिज और अयस्क समझें। अयस्क क्या होते हैं? वैसे खनिज जिनसे धातु कम खर्च में और आसानी से प्राप्त किए जा सकें। यानी हम लोग को धातु जो प्राप्त करना है वह किससे प्राप्त करना है? अयस्क से। अयस्क कहाँ होता है? तो पृथ्वी की सतह के नीचे खानों में।
अब पृथ्वी की सतह के नीचे खान में होगा तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ, मिट्टी, बालू, ये सब अशुद्धियाँ मौजूद होगी। अयस्क में जो मिट्टी और बालू जैसी अशुद्धियाँ होती हैं या अन्य भी अशुद्धियाँ होती हैं, रासायनिक यौगिक भी अशुद्धियों के रूप में होते हैं, उन अशुद्धियों को कहा जाता है गैंग। तो लिखिए गैंग। ये टर्म इंग्लिश में याद रखना आसान है, तो गैंग लिखिए। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग। अब हमको धातु प्राप्त करना है अयस्क से, तो इन अशुद्धियों को हटाना होगा। अयस्क में जो अशुद्धियां हैं, अशुद्धियों से तो हमको कोई मतलब है नहीं, हमको किससे मतलब है? अयस्क से, क्योंकि हम लोगों को अयस्क से धातु प्राप्त करना है। तो इन अशुद्धियों को यानी गैंग को हटाना होगा। अब गैंग को हटाने के लिए हम बाहर से पदार्थ अयस्क में मिलाते हैं, वह बाहरी पदार्थ इस गैंग से संयोग करके निष्क्रिय पदार्थ बनाता है और गैंग को अपने साथ लेकर के बाहर चला जाता है। समझ में आया? अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि है उसको क्या कहते हैं? गैंग। हमको अयस्क से धातु प्राप्त करना है तो अशुद्धि को हटाना होगा, और अशुद्धि को हटाने के लिए हम बाहर से एक पदार्थ मिलाते हैं अयस्क में, जो क्या करता है कि गैंग के साथ संयोग करके उसको बाहर निकाल देता है। वह पदार्थ कहलाता है फ्लक्स। ये टर्म भी इंग्लिश में याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहीं के हिंदी में भी इसका नाम गैंग और इसका फ्लक्स क्या रहता है। तो गैंग को हटाने के लिए जिस बाहरी पदार्थ का उपयोग किया जाता है, फ्लक्स कहलाता है। तो यहां तक आप लोग समझ गए कि पृथ्वी की सतह के नीचे खानों में खनिज पाए जाते हैं, जो धातु के यौगिक होते हैं, उसमें अशुद्धियां भी मौजूद होती है। सभी खनिज से धातु हम लोग आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिन खनिज से धातु आसानी से प्राप्त किया जाता है, कम खर्च में प्राप्त किया जाता है, वे अयस्क कहलाते हैं। अयस्कों में मौजूद अशुद्धियां गैंग कहलाती हैं, और गैंग को हटाने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाते हैं फ्लक्स कहलाते हैं। अब देखिए गैंग जो है यह दो तरह का हो सकता है, एक अम्लीय और दूसरा क्षारीय। इसलिए फ्लक्स भी दो तरह का होता है, अम्लीय और क्षारीय। अब यदि गैंग अम्लीय है तो उसको हटाने के लिए क्षारीय फ्लक्स मिलाते हैं, और यदि गैंग क्षारीय है तो उसको हटाने के लिए अम्लीय फ्लक्स मिलाते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। समझ में आया? यदि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि यानी गैंग अम्लीय है तो उसको हटाने के लिए क्या मिलाएंगे? क्षारीय फ्लक्स, क्योंकि क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। यदि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्षारीय है, गैंग क्षारीय है, तो उसको हटाने के लिए उसमें क्या मिलाएंगे? अम्लीय फ्लक्स मिलाएंगे। यानी फ्लक्स कितने तरह का हो गया? तो दो प्रकार का। फ्लक्स दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो अम्लीय फ्लक्स और दूसरा क्षारीय फ्लक्स। ठीक है? यदि अशुद्धि अम्लीय है तो क्षारीय फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे, और यदि अशुद्धि क्षारीय है तो अम्लीय फ्लक्स का। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अशुद्धि के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में गैंग के रूप में उपस्थित हो, यह गैंग हो गया, अशुद्धि हो गया। तो इसको हटाने के लिए हम लोग P4O10 फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, या फ्लक्स हो गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड अशुद्धि है, कैल्शियम धातु है,
और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो यह क्षारीय हो गया। अब क्षारीय अशुद्धि है तो इसको हटाने के लिए कैसा फ्लक्स? अम्लीय। तो यहाँ P4 और 10, P क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस अधातु है और अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, इसलिए क्षारीय अशुद्धि को हटाने के लिए कैसा फ्लक्स मिला है? अम्लीय फ्लक्स मिला है। और यह मिलकर के कैल्शियम फॉस्फेट बन जाएगा और यह बाहर निकल जाएगा। उसी तरह जब लोहा का निष्कर्षण हम लोग करते हैं हेमाटाइट अयस्क से, रेड हेमाटाइट से, तो उसमें अशुद्धि के रूप में सिलिका उपस्थित रहता है। सिलिका अशुद्धि है, गैंग है और यह क्षारीय है, सॉरी अम्लीय है। सिलिकॉन ऑक्साइड है, अम्लीय है। अब इसको हटाने के लिए हेमाटाइट अयस्क में चूना पत्थर मिलाया जाता है, लाइमस्टोन चूना पत्थर। यह चूना पत्थर गर्म करने पर अपघटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड देता है और यही कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर काम करता है फ्लक्स का। यह हो गया फ्लक्स। अब कैल्शियम धातु है और धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो अम्लीय गैंग है तो उसको हटाने के लिए कैसा फ्लक्स लगाए? क्षारीय फ्लक्स लगाए और यह मिलकर के कैल्शियम सिलिकेट बना देगा, यह बाहर निकल जाएगा। तो क्षारीय अशुद्धि को हटाना है तो अम्लीय फ्लक्स और अम्लीय अशुद्धि को हटाना है तो क्षारीय फ्लक्स। अब ये जो गैंग और फ्लक्स मिल रहे हैं तो इससे जो ये नया पदार्थ बनना है इसको कहते हैं स्लैग। यहां भी गैंग और फ्लक्स मिलकर के क्या बना रहा है? स्लैग। तो स्लैग क्या होता है? तो लिख सकते हैं गैंग तथा फ्लक्स के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को स्लैग कहते हैं। ठीक है, गैंग प्लस फ्लक्स क्या हो जाएगा? स्लैग। गैंग और फ्लक्स के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। तो ये हम लोग समझे। अयस्क पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है, धातु के यौगिक होते हैं, उसमें जो अशुद्धियां होती हैं उनको क्या कहते हैं? गैंग। गैंग को हटाने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्लक्स। और फ्लक्स और गैंग मिलकर क्या बनाते हैं? स्लैग। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ अयस्क के प्रकार। ये फार्मूला है, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ऑक्साइड अयस्क, रेड हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, टीन स्टोन या इसको कैल्सीटेराइट भी कहा जाता है, AsNO2, बॉक्साइट Al2O3.2H2, कहीं कहीं बुक में Al2O3.X2 भी लिखा रहता है, कोरंडम Al2O3, डायास्पोर Al2O3.H2O, सल्फाइड और सल्फाइड अयस्क जैसे कॉपर पायराइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैल्कोपायराइट्स भी कहा जाता है, IIT में पूछा जा चुका है। इसका फार्मूला CuFeS2, बोर्ड की परीक्षा में भी इसका फार्मूला पूछा जाता है। कॉपर ग्लांस या कैल्कोसाइट्स Cu2S, जिंक ब्लेंड ZnS,
सिनाबार, HGS, गैलेना, PBS, आर्जेंटाइट, Ag2S, नोट कर लें। कार्बोनेटोस, कैल्साइट, CaCO3, मैग्नेसाइट, MgCO3, ये सब नाम है, इसका हिंदी भी यही नाम ही होता है। डोलोमाइट, CaCO3, MgCO3, कैलामाइन, ZnCO3, कुछ फॉस्फेट भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। रॉक फॉस्फेट और फॉस्फोराइट, Ca3PO4 होल ट्वाइस, क्लोरएपाटाइट, 3Ca3PO4 होल ट्वाइस, CaCl2, कुछ हैलाइड्स भी देख लेते हैं। ब्राइन, कार्नालाइट, क्रायोलाइट, हॉर्न सिल्वर, ये कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स हैं जिनका नाम और फार्मूला पूछा जाता है, इसको याद करेंगे। हम लोगों को पढ़ना है धातु का निष्कर्षण, इसके लिए टर्म आता है मेटालर्जी। धातु कर्म क्या होता है? तो अयस्क से धातु, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में सम्मिलित सभी विधियों को संयुक्त रूप से धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में सम्मिलित सभी विधियों, यानी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के क्रम में जितनी विधियों का उपयोग होता है उन सभी विधियों को एक साथ संयुक्त रूप से या इसको सम्मिलित रूप से क्या कर सकते हैं? धातु कर्म करते हैं। तो अयस्क से धातु प्राप्त करने के क्रम में किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप लोग समझें। वेरियस
स्टेप्स ऑफ मेटालर्जी। धातु कर्म के विभिन्न चरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर का। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेरियस स्टेप्स ऑफ मेटालर्जी, धातु कर्म के विभिन्न चरण। ये यदि आप समझ गए तो आपको कभी भी किसी भी धातु के निष्कर्षण में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा यदि केवल आप स्टेप्स अच्छी तरह से समझ गए तो ध्यान से इसको समझिए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अयस्क कहाँ होते हैं? अयस्क हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की सतह के नीचे होते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे जो अयस्क होते हैं ये बड़े बड़े चट्टान के रूप में होते हैं। सभी लोग ध्यान से यहाँ से सुनेंगे और इसको नोट करेंगे। अयस्क जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है, खानों में पाया जाता है, वह चट्टान के रूप में, बड़े बड़े चट्टान के रूप में होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। अयस्क जो चट्टान के रूप में होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं, जिसको कहते हैं क्रशिंग ऑफ द ओर। यानी अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना, क्रशिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। अब जब टुकड़ों में बदल दिए तो उसको महीन पाउडर में बदलते हैं। यानी अगला स्टेप हो गया पाउडरिंग ऑफ द ओर। क्रशिंग छोटे छोटे टुकड़ों में, जो चट्टान के रूप में पृथ्वी के सतह के नीचे अयस्क है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। उसके बाद महीन पाउडर में बदलना, पाउडरिंग हो गया। तीसरा स्टेप है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण यानी जो पाउडर के रूप में अयस्क बदल लिए तो चूंकि अयस्क पृथ्वी की सतह के नीचे है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, तो उन अशुद्धियों को हटाना क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण। यहां तक क्लियर हो गया? पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बदले, क्रशिंग हो गया, फिर महीन पाउडर में बदले, पाउडरिंग हो गया। उसके बाद अयस्क से मिट्टी, बालू और अन्य जो अशुद्धियां हैं उसको हटाएंगे, उसको क्या कहेंगे? अयस्क का सांद्रण। अब सांद्रण के बाद जो अयस्क प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं सांद्रित अयस्क। तो सांद्रित अयस्क को अगला काम होगा कि धातु के ऑक्साइड में, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रण के बाद जो अयस्क मिला उसको हम लोग बोलते हैं सांद्रित अयस्क। अब कोई भी सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क कार्बोनेट भी हो सकता है, सल्फाइड भी हो सकता है, हम लोग बहुत सारा अयस्क का प्रकार देखे हैं। तो सांद्रित अयस्क कोई भी, उसको हम लोग किसमें बदलेंगे? धातु के ऑक्साइड में। धातु का ऑक्साइड हो गया। धातु का ऑक्साइड जब मिल गया तो इसमें से ऑक्सीजन हटा देंगे तो क्या प्राप्त हो गया? धातु। धातु के ऑक्साइड में इसलिए बदलते हैं क्योंकि धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना आसान है। तो धातु के ऑक्साइड से क्या हटा दिए? ऑक्सीजन, क्योंकि हमको धातु प्राप्त करना है। और ऑक्सीजन का हटना कहलाता है अवकरण। यानी धातु के ऑक्साइड का अवकरण करेंगे, ऑक्सीजन हटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? धातु। तो अगला स्टेप हो गया धातु के ऑक्साइड का धातु में अवकरण। धातु के ऑक्साइड का धातु में अवकरण। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या प्राप्त हो गया? धातु। हो सकता है कि इस तरह जो धातु प्राप्त हो रहा हो उसमें कुछ अशुद्धियां रह गई हो, तो लास्ट में इसका शुद्धिकरण कर देंगे। यानी लास्ट स्टेप हो गया अशुद्ध धातु का शुद्धिकरण। ठीक है, ये स्टेप्स हैं। ये स्टेप जिनके दिमाग में अच्छी तरह से रहेगा उनको ये बहुत अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। अयस्क पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाते हैं, चट्टान के रूप में होते हैं। सबसे पहला काम करते हैं कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं, जिसको क्रशिंग ऑफ द ओर कहते हैं। टुकड़ों में बदलने के बाद महीन पाउडर में बदलते हैं, जिसको पाउडरिंग कहते हैं। ये दो स्टेप आपके बुक में नहीं है, ये आपके बुक में नहीं है, ये एग्जाम में भी नहीं आता है, लेकिन क्योंकि स्टेप्स सिस्टमेटिक हम लोग समझेंगे तो अच्छा रहता है, समझने में आसान रहता है।
अब जब पाउडर फॉर्म में बदल गया तो उससे अशुद्धियां हटाएंगे, जिसको क्या कहेंगे, अयस्क का सांद्रण। अब सांद्रण के बाद जो अयस्क मिला उसको सांद्रित अयस्क कहेंगे। सांद्रित अयस्क कोई भी हो, चाहे वह कार्बोनेट हो या सल्फाइड हो, कोई भी हो, उसको धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे। अब जब धातु के ऑक्साइड में बदल गया तो इसमें से ऑक्सीजन हटाना है, क्योंकि हमको फाइनली क्या प्राप्त करना है, धातु प्राप्त करना है अयस्क से। तो ऑक्सीजन हटाना अवकरण कहलाता है। तो धातु के ऑक्साइड का धातु में अवकरण। अब जब अवकरण हो गया, धातु प्राप्त हो गया, तो हो सकता है कि इस धातु में कुछ न कुछ अशुद्धि रह गई हो, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। ये सभी स्टेप्स हैं मेटालर्जी का। तो इसको आप लोग सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लें। आपको हम सब नोट्स भी साथ साथ बनवाते गए हैं, आप लोग कॉपी में ऐसे ही नोट्स बनाते जाएंगे। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर लिख रहे हैं, आपको इस ऑब्जेक्टिव का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ये क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु है। ऑप्शन है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं निम्नलिखित में से कौन मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन, कैल्कोपायराइड्स का सूत्र है ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगले लेक्चर वीडियो में हम लोग जो आपको अभी स्टेप्स बताया गया था धातु कर्म के विभिन्न स्टेप्स, उसको एक एक करके पूरा डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।